इज कि जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके, फॉर देम ये चीज बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। एंड अभी तक कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। ओके, चलो इंटरेक्ट करना, अगर तुम लोगों का कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में वो सब चीजें इंक्लूड किया है जो एकदम कोर पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस, इसके साथ बहुत सारे एडिशनल चीजें हैं जो तुम लोगों ने शायद पढ़ा है या फिर भूल चुके हो, तो उसको थोड़ा तुम लोग रिवाइज करना और मेरे साथ यहाँ पे कोर पार्ट को रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो, सो द फर्स्ट पार्ट इज एनिमल किंगडम। जो है वो एनिमल किंगडम वो किस किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा है? वी नो इट इज द पार्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय RH व्हिटेकर। और एनिमल किंगडम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला है नॉन कॉर्डेट्स एंड अनदर वन इज कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट के पास क्या नहीं होता है? व्हाट इज एब्सेंट? नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, जबकि कॉर्डेट के पास क्या चीज है? दैट इज द नोटोकॉर्ड is present. So based on the presence or absence of notochord, we classify the animal kingdom into 2 parts, that is the non-chordates and the chordates. Okay, now यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है where you can see that I have placed all the phylums here. Then as per their level of organization, we have actually ये level of organization, फिर इसके बाद symmetry, ये सब किसका हिस्सा था? It was the part of the basis of classification, isn't it? तो level of organization में क्या क्या आ जाता है? cellular level. तो cellular level का example होता है porifera. Cellular level क्या होता है? It is simply aggregation of cells, right? It is the aggregation of cells. And उसके बाद जो example है that is Coelenterata, Ctenophora, they show what kind of organization? They show the tissue level of organization. Following this, जो Platyhelminthes है, they show what kind of system? They show the organ system. And following this, SK helminthes से लेके Chordata तक क्या सिस्टम शो करेगा? दैट इज द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट साइड वी हैव प्लेस्ड द सिमेट्री पार्ट. सिमेट्री दैट इज असिमेट्रिकल. पोरिफेरा असिमेट्रिकल है क्योंकि दैट इज इरेगुलर शेप्ड. देन कम्स द रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री विल इंक्लूड which two? It will include the Coelenterata and the Ctenophora. रेडियल सिमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ इज, देख लेना यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी को डिवाइड किया जाएगा इनटू 2 पार्ट लिखा हुआ है, इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन और 1 प्लेन. यहाँ पे दिया जाएगा इट इज 1 प्लेन, सॉरी इट इज इन एनी प्लेन. जबकि बायलेटरल सिमेट्री में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाएगा इनटू 1 plane. It is divided into 2 parts by in 1 plane. For example, say this. Platyhelminthes को हम डिवाइड कर पाएंगे into 2 equal halves only by vertical section. लेकिन जो ऑर्गेनिज्म राउंड है उसको हम किस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? ट्रांसवर्सली, vertically, obliquely. Isn't it? चलो, moving to the next part. The next part again the same चीज को हमने repeat किया है. Now we have classified the organism into what? On what basis of classification? Germ layers. Germ layers मतलब बच्चों they are considering the 3 germ layers or the 2 germ layers. What is germ layer? Germ layer क्या होता है? It is embryonic. It is embryonic tissue layer. It is what? Embryonic tissue layer. And germ layers में
पॉरीफेरा को एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, although पॉरीफेरा is considered as poorly diploblastic, yet as per एनसीईआरटी मैंने ये चीज बनाया है. डिप्लोब्लास्टिक आर दोज ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या क्या जर्म लेयर्स होगा, they will have the ectoderm and only the endoderm. बीच में they have jelly like substance जिसे हम क्या कहते हैं, we call it as mesoglia. ठीक है, so they include the coelenterata and ctenophora. रिवाइज हो रहा है बच्चों. Then comes the platyhelminthes. Platyhelminthes onward up to chordate, they are all triploblastic. That means they will be including ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, moving to that side. Now with respect to this germ layer, there is another basis of classification, that is coelom. ठीक है, in case जहां पे भी तुम्हें डिप्लोब्लास्टिक मिलेगा, you will find the organism to be what, they are acoelomate. coelom का मतलब होता है body cavity. तो in case of porifera it is what, acoelomate. coelenterata acoelomate, ctenophora they are acoelomate. इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक में जो डिप्लोब्लास्टिक है they are what, acoelomate. Now here there is one exception, platyhelminthes, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद वो क्या है, it is acoelomate. So there is one MCQ that which organism being triploblastic is acoelomate. It is what, it is the platyhelminthes. Now the next one is the Eschhelminthes. Eschhelminthes shows what kind of coelom, it is the pseudocoelom. Pseudocoelom क्या होता है, pseudocoelom have ectoderm in the outer side, endoderm in the inner side, and mesoderm is present, but it is in the form of what, it is in the form of pouch. तो यहाँ पे body cavity जो है वो properly mesoderm से lined नहीं है. This type of organism or this type of body cavity is known as pseudocoelom, which is seen in case of Eschhelminthes. Other than this, starting from Annelida up to Chordata, they have proper body cavity, जिसे हम eucoelom भी कहते हैं, and they are all coelomates. इनमें देखा गया है कि ectoderm और endoderm के बीच the mesoderm, one has gone towards the ectoderm, another has gone towards the endoderm. So इन दोनों के बीच एक cavity बन रहा है which is properly lined by mesoderm, and we call them as what, we call them as coelomate. Okay, now next part, अगर हो सके तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. आई हैव प्रीवियसली मेंशन कि जो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर पाते हैं इनटू नॉन कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है. सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड. Then the next one is segmentation. Segmentation बच्चों, it is another basis of classification जो हमें मिलता है Annelida में, mention in NCERT. Other than this, it is found in Arthropoda and also in case of chordates. Segmentation is also known as metamerism and is important for your MCQ. Starting with the porifera, बच्चों porifera का examples, porifera hermaphrodite है, porifera what is their mode of nourishment, that is digestion कैसा है, ये सब मैंने include नहीं किया है, just जो important points है उसको मैंने include किया है. जैसे कि they have the water canal system, they show the presence of the collar cell which is the flagellated cell, we also call them as the choanocytes.
the spongine fiber and the spicles, they form their skeleton. Moving to the next part, it is the Coelenterata and Ctenophora. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इनके दो चीफ फॉर्म्स, एक है पॉलिप, दूसरा है मेडुसा. पॉलिप बेसिकली क्या होता है, इट इज सेसाइल, वो मूव नहीं कर सकता है, जबकि जो अनदर फॉर्म है वो क्या होता है, दे आर फ्री लिविंग. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी शो किया जाता है. गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन as well as they are involved in the process of distribution. Okay, moving to the next is presence of nidoblast and stinging cell, जिससे कि वो लोग protection in the form of defense, then in the locomotion and also in the capture of prey, ये लोग इसे यूज करते हैं. They exhibit polymorphism, as I have said here. ये polyp और medusa है, they show two different forms. Not only two, they have many different forms. The chief forms are polyp and medusa. बच्चों, poly का मतलब many होता है, morph का मतलब होता है form. And we have written the polyp and the medusa. Alternation between this polyp and medusa, we call them as what? We call them as metagenesis. Okay. 6 बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पे. ओके, देन द ctenophores, they are also marine organism. They are exclusively marine. Yes, they are what? Exclusively marine. अब तक जो हमने पढ़ा था उसका फ्रेश वाटर स्पीशीज प्लस मैराइन फिश, मतलब मैराइन स्पीशीज अवेलेबल है, लेकिन टीनोफोर का स्टार्टिंग है. टीनोफोर इज एक्सक्लूसिवली मैराइन. इनमें 8 वर्टिकल रोज होते हैं और इनका और एक कैरेक्टरिस्टिक जो है, दैट इज दे एमिट लाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज बायोलुमिनेसेंस. एंड this is about the next phylum, that is Platyhelminthes. Platyhelminthes mostly they are endoparasitic, और endoparasitic mode of adaptation के लिए they have developed what? They have developed hooks and suckers. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट फिर भी ये आसिलोमेट है. ये मैंने उसी लिस्ट में मेंशन किया है. Excretory cells, they are called as the flame cells. Okay. Coming to the next phylum, that is Eschyhelminthes. Eschyhelminthes, बच्चों, Eschyhelminthes, they are roundworm. Why they are known as roundworm? It is because they show circular uska transverse section. That's why they are called as the roundworm. Other than this, important feature is they have muscular pharynx in their alimentary canal. They parasitize both plant as well as animal, and they exhibit sexual dimorphism. Sexual dimorphism का मतलब di means to, morph again means form. So यहाँ पे sexual dimorphism means the male and female, they are different, they are not hermaphrodite, and the male, they are shorter if compared to female. Female are what? They are longer. And here is the Annelida. यहाँ पे ट्रिपल N हो चुका है. Okay, they show segmentation और metamerism. We know that इनके body में proper segmentation दिखाई देता है. And this is the beautiful diagram of Nereis. And ये इनका जो excretory structure है, that is the nephridium. Nereis जो है वो क्या होता है? They are marine. But even we get the examples of fresh water like leech, that is Hirudinarium, terrestrial, that is Peritima. Yes? And we can see here that in the lateral part of Nereis, there is fleshy appendage, right? They have fleshy appendage, and we call this fleshy appendage as parapodia. बच्चों, parapodia का 2 function होता है. One is they help in respiration, and another, they also helps in what? Changing their place from one to another. Okay. Moving to the next one,
that is arthropoda. Arthropoda, they shows segmentation and also they have jointed appendages. यहाँ पे अगर हम observe करेंगे then their appendage they are actually jointed. इनका जो exoskeleton है, ऊपर का जो skeleton है, it is made of a complex polysaccharide जिसे हम कहते हैं chitin. Body is divided into head, thorax and abdomen as mentioned in NCERT. Then respiration जो है वो होता है by tracheal system, gills, book gills and book lungs. Excretion by Malpighian tubule mentioned in animal kingdom. In excretory chapter, you will get the presence of antennal gland or the green gland in case of crustaceans. And crustacean का example होता है बच्चों prawn. ठीक है? Now about the mollusca, they are soft-bodied animals and their body is divided into head parts. Then this is the hump and finally the foot part. So it is divided into head, visceral hump and muscular foot. They have skinny layer जो इस shell के अंदर मौजूद है. We call it as mental. ठीक है? Respiration in case of aquatic of course. ठीक है? जो terrestrial होता है वो pulmonary sac की मदद से respire करते हैं. लेकिन NCERT has mentioned this with respect to the aquatic mollusca. They respire by gills and कभी कभार इसका MCQ आता है कि ये कहाँ पे present है. So it is basically present in the mental cavity. Okay? They have rasping organ that is for the purpose of chewing in the mouth part. Mouth part में rasping organ है, but yes, of course, they have exception. They have sensory tentacles. ये part देख पा रहे हो? This is the eye. This is the eye. We call them as sensory tentacles. Okay, and it is also known as ometophore. It is also known as ometophore. Coming to the next one, that is echinodermata. Echinodermata, they are also exclusively marine. And echinodermata का बहुत ही एक important characteristic ये है कि इनका chordate के साथ कुछ characteristic में similarities है. One such similarity is the presence of endoskeleton in the form of what? Calcareous ossicles. After that, they have water vascular system, which is sometimes confused with water transport system. बच्चों, water vascular system is present in echinodermata, water transport system or water canal system is present in porifera. इनमें larva जो है, हमने जब bilateral symmetric में division किया था उसमें इतना clearly mention नहीं किया था. However, originally they are bilateral. Originally मतलब जो larval stage है, they are bilaterally symmetrical. जो adult है, they are what? They are radially symmetrical. Okay? Moving to the next one. Here we are at the end of the non-chordates. Non-chordates, ये भी क्या है? They are also exclusively marine and why they are known as hemichordata? क्योंकि पहले जब इसे एनालिसिस किया गया था ये माना गया था कि इनके पास हाफ नोटोकॉर्ड है. That's why इनका नाम रख दिया गया हेमिकॉर्डेटा. लेकिन बाद में पता चला कि इनके पास बकल कैविटी से निकला हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. As it is derived from the buccal cavity, hence the name stomochord is given, which is similar to notochord, but it is not notochord. Body is divided into proboscis, collar and trunk. MCQ आता है कि stomochord कहाँ पे present रहता है? Stomochord is present in the collar region, and as excretory organ, which gland is present is the proboscis gland. So we have completed the non-chordates. Moving to the next part, we will be starting with the chordates. Chordate is a phylum जिसमें बहुत सारे subphylum और super class and classes होते हैं.
This is the typical hypothetical diagram of chordates जिनमें characteristic को show किया गया है. That is, they have the nerve cord जो अंदर से hollow है. So presence of nerve cord जो कि डॉर्सल साइड में मौजूद है, होलो है, एक ही है, सिंगल है, जबकि इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स यू विल फाइंड देयर आर टू नर्व कॉर्ड, बट इनके केस में एक ही होता है और इनका जो ओरिजिन है इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. Whereas the another one just below this, it is also in the dorsal side, counted in the dorsal side, it is the notochord which is solid, में कोई होलो नहीं होता है, and is mesodermal in origin. Presence of the pharyngeal gill slits, and lastly they have the post anal tail. Okay, and moving with this phylum chordata, we are moving to the classification of the chordates. First is subphylum, the phylum chordata. इनको डिवाइड किया गया है इनटू सबफाइलम, यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा. हियर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट के यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स दे आर टुगेदर known as primitive chordates, that is protochordata, they are the protochordates, and the subphylum, that is vertebrata, they are divided into two sections. NCERT has mentioned it as division. Don't get confused with the division of the botany, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे phylum लिखा जाता है, वहाँ पे division लिखा जाता है. This is only the section. The section is Agnatha, another one is Gnathostomata. Gnatha का word का मतलब होता है what? It is jaw. तो इनमें jaw नहीं होता है, इनमें Gnathostomata means mouth में jaws are present. इनका example एक class है, that is the cyclostomata. Another class is there which is extinct, and then is the superclass Pisces. Another superclass is Tetrapoda. Superclass Pisces is further divided into class Chondrichthyes and class Osteichthyes. Superclass Tetrapoda is divided into class amphibians, reptiles, aves, and finally is the mammal. Okay. Okay. Now, here is the first primitive chordates. They are marine. Okay. ये दोनों ही marine है. They are exclusively marine. This is the diagram picture of urochordates. Euro word का मतलब होता है tail. And ये जब larval stage में रहता है तब ये रहता है free swimming. You can see it as free living. No issue. And जब ये adult metamorphose करने लगता है तब ये जाके क्या बन जाता है? ससाई, एक जगह बैठ जाता है. ऊपर से लार्वा के पास नोटोकॉर्ड रहता है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी शॉर्ट, टेल रीजन में रहता है, जबकि एडल्ट होते होते ये नोटोकॉर्ड जो है वो गायब हो जाता है. सो इट इज व्हाट काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस? यू नो, इट इज नॉट प्रोग्रेसिव, इट इज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. About the cephalochordates, the word cephalo means head. तो यहाँ पे notochord जिंदगी भर रहता है. It passes throughout the life. Okay, it passes throughout the life. And notochord कहाँ से लेके कहाँ तक extend कर रहा है? It is present from head up to tail region. And these two are the beautiful diagram of those primitive chordates. And another one is a lower vertebrata, that is cyclostomata. इनमें जो माउथ है साइक्लोस्टोमाटा जस्टिफाई कर रहा है बिकॉज इट हैज सर्कुलर माउथ. ये ज्यादातर क्या है? दे आर व्हाट? दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिश. इनमें गिल स्लीट्स कितने होते हैं बच्चों? इनमें गिल स्लीट्स
6 to 15 पेयर्स तक होते हैं। स्केल्स इनमें नहीं है, प्लस इनमें कोई पेयर्ड फिन्स हम नहीं देख पा रहे, दे आर ऑल सिंगल। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम मेराइन टू फ्रेश वाटर फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड सून आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस टू देम, दे डाई, few days after which they die, spawning के बाद वो मर जाते हैं। So they start their life where? They start their life in the fresh water, क्योंकि अंडा कहाँ पे रहता है? Fresh water में रहता है। From the egg, the young one or the larva hatches out, फिर उसके बाद migrate करता है मेराइन में, जिंदगी गुजारने के बाद वो वापस से फ्रेश वाटर में आता है for laying eggs where they die. Okay? Now the next one, that is superclass species chondrichthyes, marine है। इनके माउथ वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है, एंड दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनके स्किन में छोटा छोटा स्केल्स होता है, माइन्यूट स्केल्स आर प्रेजेंट, विच इज नोन एज प्लेकोइड स्केल, और यही प्लेकोइड स्केल्स मॉडिफाई हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ टीथ। देयर गिल स्लीट्स, इस पिक्चर में गिल स्लीट्स नहीं दिया, देयर गिल स्लीट्स, दे आर ओपन हियर, राइट, द गिल स्लीट्स आर ओपन, इट इज विदाउट ओपेरकुलम। एंड एयर ब्लैडर और यू कैन से स्विम ब्लैडर, ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्टाइज। ये चीज दरअसल बोयंसी देने में मदद करता है, लेकिन इनके पास ना होने के कारण इनको कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना पड़ेगा ताकि वो लोग बॉटम में सिंक ना कर जाए। अगर स्विम करना स्टॉप कर दिया विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स, देन दे विल सिंक डाउन टू द बॉटम। ओके, नाउ इज द ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिक थाइस is another part of the superclass pieces. ये both marine as well as fresh water में मिलता है। इनका माउथ अगर हम देखें तो ये माउथ जो है टर्मिनल साइड में लोकेटेड है, the mouth is terminal. Gills are covered by operculum. Here is the operculum. ये operculum होता है, इनके अंदर ही gills covered protected रहता है। Gallbladder is present in them and the skin is covered by the cycloid scale. This is the cycloid scales. इसके अलावा there is ctenoid scales. Ctenoid scales are present in which fish? In Anabas, Kaoimas और Puajai. Now it is the amphibia, and we know amphibia, why they are known as amphibia, because they live both on land and water. Body is divided into head and trunk. इनमें tail नहीं होता है, और अगर they are known as anurans, क्योंकि यूरो का मतलब होता है टेल, anurans मतलब they do not have tail, and there are some amphibians that they have tail. स्किन इनमें शाइनी क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीशन स्किन में हुआ है, and it is moist, it is totally moist, and it is without any scales. It is important for your MCQ कि ear जो है वो क्या चीज से रिप्रेजेंटेड है? The ear is represented by tympanum. Cloaca is present. What is cloaca? Cloaca is a common chamber which receives the end part of alimentary canal, which receives the end part of excretory system, which receives the end part of reproductive system. Okay, so this common chamber is known as cloaca, which then directly opens to the exterior. I hope तुम लोगों को ये सब चीजें याद है, ठीक है? And this is the very beautiful diagram of carotid. Okay, and it is the reptiles जो कि अपने चेस्ट की मदद से क्रॉल करते हैं. They repair का मतलब होता है creeping, crawling. And their body is covered by dry and cornified skin. See, dry, it's very dry, it is not moist. And
एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स आर प्रेजेंट. ये एमसीक्यू आया था कि स्केल्स को और एक नाम से जाना जाता है. व्हाट इज द नेम? इट इज द स्क्यूट्स. टिम्पेनम इनमें भी रिप्रेजेंटेड है with the what? It represent the year. It represent the year. Okay. And coming to the apes, apes में बहुत सारे features present है. That is like their body is covered by feathers. Do they have scales? Yes. Do they have scales, बच्चों? If you are there, then interact. इनमें क्या स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? यस, दे डू हैव स्केल्स, क्योंकि एव्स जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रेप्टिलियन एंसेस्ट्री. रेप्टिलियन एंसेस्ट्री होने की वजह से दे हैव स्केल्स, बट स्केल्स आर प्रेजेंट वेयर? दे आर प्रेजेंट इन द hind limb or forelimb? Present in the hind limb. They are present in the hind limb. They have big wings for the purpose of flying. Flightless birds में वो active नहीं, functional नहीं होता है. Skin is without gland, but there is an exception. What is the exception? That is the presence of the oil gland. And what is the location? It is at the base of the tail. एंडोस्केलेटन के बारे में बोले तो इनका बॉडी लाइटर होना चाहिए ताकि वो फ्लाइट कर पाए. तो इसके वजह से बोन के अंदर ना बोन मैरो रहता है, और जो कंपैक्ट बोन है इनका, इनमें भी कोई सॉलिड चीज नहीं है, वहां पे होलो स्ट्रक्चर्स मौजूद है. सो एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, मतलब इट इज फुल्ली बोनी. लेकिन द लॉन्ग बोन्स आर होलो विथ एयर कैविटीज, एंड वी कॉल दैट टर्म एज व्हाट? वी कॉल देम एज न्यूमेटिक. Okay, the pneumatic bones. And the digestive system, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं digestive system is with additional chamber that is crop and gizzard. क्योंकि ये लोग जब फीड करते हैं तो उनके साथ कभी कभार जो डस्ट पार्टिकल्स है, दानेदार चीजें है, वो घुस जाता है. तो ये जो गिजर्ड है वो मस्कुलर होने की वजह से उसे क्रशिंग में मदद करता है, सेम एज द कॉकरोच. तो एक क्वेश्चन है कि अदर देन कॉकरोच विच ऑर्गेनिज्म शोज crop and gizzard? It is the aves. एग्जाम्पल तरीके से भी आ सकता है या फिर डायरेक्टली द नेम ऑफ द क्लास, दैट इज द aves. ओके, सो वेलकम बैक. मेरा भी गला सूख गया था इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लिया. एनीवे, नाउ इट इज अवर ब्यूटीफुल मैमल. तो mammals, it is, they shows the presence of the mammary gland. Then their skin is provided with sweat and sebaceous gland, that is the oil gland, and sweat gland is known as sudorific gland. The skin
is provided with hair. They possess hair in their skin, and their teeth, the type of the teeth is, it is of dissimilar type. Incisor होता है, canine होता है, molars, premolar, molar. So they are not similar. That's why heterodont teeth. And pinna is present. Pinna means the external ear is present. And here it is emphasized on the diaphragm. बच्चों डायफ्राम अगर तुम लोगों को याद है, डायफ्राम क्या होता है? इट इज द मस्कुलर, इट इज द मस्कुलर पार्टीशन जो डिवाइड करता है बॉडी ट्रंक इनटू टू पार्ट, एक साइड में थोरैक्स, दूसरे साइड में एब्डोमेन. तो ये चीज तुम लोग अच्छे से ध्यान से देख लो. कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि डायफ्राम एक्चुअली होता क्या है. पहले तो ये मसल है, दूसरा ये डिवाइड कर रहा है थोरैक्स और एब्डोमेन को. ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एनिमल किंगडम. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ अनदर चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल. फास्ट रिविजन जा रही हूं, तो बहुत एक बार तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ये पार्ट अगर देखोगे तो तुम लोगों का भी रिविजन हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स में हर एक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डू कंसिडर इट कि हर एक टेबल को तुम लोग अच्छे से पढ़ के जाओ. ठीक है, कितना परसेंटेज दिया गया है उसे अच्छे से कवर करके जाओ. ना जब हमने कंपेयर किया what the earth crust and the living organisms body, तब हमें क्या पता चला कि कार्बन एंड हाइड्रोजन इनमें बहुत ज्यादा होता है. नाउ दिस इज अ लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी जो कि एमसीक्यू में आ सकता है एज फिल इन द ब्लैंक्स. और अगर परसेंटेज के हिसाब से आया देन ऑफ कोर्स ऑक्सीजन हम देख पा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में तो वो सबसे हाईएस्ट है. लेकिन यहां पे इस लाइन में हमें दिखाई दे रहा है कि किसके बारे में मेंशन किया है? कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में. सो इट इज द लाइन, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, वैसे अकॉर्डिंगली आंसर देना है. लेकिन जब परसेंटेज आएगा देन इट विल द हायर कंटेंट इज द ऑक्सीजन फॉलोड बाय यस कार्बन. ठीक है, नाउ द केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस फॉलोड बाय कार्बन, क्या बोल रही हूँ? यस, फॉलोड बाय कार्बन. हाँ, केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस में स्टार्टिंग करेंगे फॉर गेटिंग द ऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्लस इनऑर्गेनिक. तो लिविंग टिश्यू को लिया है विच मे बी अ पार्ट ऑफ लीवर या फिर वेजिटेबल पीस, और उसको मिक्स किया है विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. इट शुड बी द फॉर्मूला. It is the trichloroacetic acid. उसके बाद इसको पेसल एंड मोटर की मदद से हमने एक पेस्ट बनाया है, दैट इज द स्लरी. एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव डन द फिल्ट्रेशन, वी हैव डन द फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चीज क्लॉथ. एंड देन वी आर गेटिंग टू पार्ट. वन इज फिल्ट्रेट. टेक्निकली फिल्ट्रेट को क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेट को कहा जाता है एसिड सॉल्यूबल पूल. ध्यान में रखो, फिल्ट्रेट इज नोन एज एसिड सॉल्यूबल पूल, जबकि रेटेंटेट को कहा जाता है एसिड इनसॉल्यूबल पूल. ओके, देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्ट्रेट्स? फिल्ट्रेट्स में हमें thousands ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिला. प्लस एमसीक्यू, क्या इनमें इनऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है या नहीं है? यस, they do have inorganic components. Inorganic compound is present where? In the acid soluble pool. इनमें जो जो कंटेंट है, thousands of organic चीजें, इनका हर एक का जब मॉलिक्यूलर वेट लिया गया तब पाया गया कि इनका वेट 18 से लेके 800 डेल्टन तक रेंज होता है. एंड एनसीईआरटी, this part is given. In another part of NCERT, it is mentioned that it is less than 1000 Dalton. इस हिसाब से, as it is less than 1000 Dalton, that's why it is known as micromolecule. Another MCQ,
Which one is known as biomolecule? The micromolecule is known as biomolecules, not biomicromolecule. Okay? ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? इट रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन. ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व सब्सटेंसेस है, वही चीज एसिड सॉल्युबल पूल में आया है. ठीक है, डन. फिल्ट्रेट कंप्लीटेड. What is the characteristic of retentate? It contains 4 types of organic compound. And they are what? They are polymer. But there is exception. The exception is lipid. Lipid is not a polymer. It is an ester of fatty acid and glycerol. Coming to the molecular weight. Molecular weight of this retentate content. It is less than 1000 Dalton. We are not talking here about the lipid. Lipid को हमने accept करके side में करके रखा है. Now, based on this molecular weight, what they are known as? They are known as macromolecule or they are known as biomacromolecules. They represent the cytoplasm as well as the organelles. Organelles का जो content है वो ज़्यादा heavy होगा, तो उनका चीज एसिड इनसॉल्युबल पूल में रहेगा, एज वेल एज साइटोप्लाज्म में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा वो भी कहां पे रहेगा? द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. देन व्हाई लिपिड इज एक्सेप्शन? देखो बच्चों, लिपिड जो है वो हमारे सेल में दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन्स, नॉट ओनली द सेल मेम्ब्रेन, उसके अलावा ऑर्गेनेलिज में भी जो मेम्ब्रेन्स है इट इज मेड ऑफ लिपिड. जब हम इसे ग्राइंड करेंगे, जो कि मिक्सिंग के दौरान ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिक्स करने के दौरान हमें मिला था, जब हमने इसको ग्राइंड किया तो ये सारे जो मेम्ब्रेनस चीजें हैं वो क्या बन गया? वो बन गया वेसिकल. ओके, दे फॉर्म्ड व्हाट? दे फॉर्म्ड द वेसिकल. दे फॉर्म्ड वेसिकल. इसी वजह से जो वेसिकल लाइक चीजें हैं वो तुम कहां पे एक्सपेक्ट करोगे? डेफिनेटली इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. इसी वजह से although lipid has a very lower molecular weight, it does not exceed 800 Dalton, yet it comes under the retentate part. Okay, now for inorganic the chemical analysis, इनऑर्गेनिक चीजों के लिए क्या क्या केमिकल एनालिसिस हम फॉलो करते हैं? पहले हम लोग लिविंग टिश्यू को वेट कर लेते हैं टू टेक द ड्राई वेट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इन द सेकेंड स्टेप उसी टिश्यू को क्या करते हैं? ड्राई करते हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर. वाटर को एलिमिनेट करने के लिए ड्राई टिश्यू इज अगेन वेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप. पहले तो वेट लिया, फिर ड्राई वेट लिया. Why? It is because wet weight minus dry weight will give you the idea of the amount of water in the cell. Yes? After this, the tissue is fully burned. ड्राई टिश्यू को पूरी बर्न कर दिया जाता है ताकि उसमें जितने भी कार्बन कंपाउंड हो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए टू कार्बन डाइऑक्साइड और वो एस्केप कर जाए. इससे जो रिमेनिंग रहेगा हमारे पास वो रहेगा ऐश. और जब हम ऐश को टेस्ट के लिए एनालिसिस करेंगे तब हमें उसमें क्या मिलेगा? वी विल गेट ऑल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. Why? Because we know organic compounds are carbon containing compounds, isn't it? तो अगर हमने कार्बन को ही ऑक्सीडाइज करके रख दिया है तो डेफिनेटली we will not be getting the carbon containing compounds there, right? So this is how we will get the inorganic. Some important points. जे inorganic compound कहाँ पे मिलता है? It is found in the acid soluble pool. It is from MCQ. The most abundant chemical in living organism is water. This is justified by deducting the dry weight from the wet weight. And here is the table that is showing here the water content, protein content, carbohydrate, lipid, nucleic acid, and finally the ions. Okay.
So now we'll be starting with the secondary metabolite. Okay. Now with the secondary metabolites क्या चीज होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो थाउजेंड्स में प्रेजेंट मौजूद है इन द सेल, बट विच सेल इट इज फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म? इन द प्लांट, माइक्रोब्स एंड द फंगल सेल, नॉट इन द एनिमल सेल. सेकेंडली, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड बाय दोज होस्ट ऑर्गेनिज्म, but they do not utilize them. They do not utilize them for their growth, for their development and for their reproduction purpose. उनके फिजियोलॉजी के लिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कोई फायदेमंद नहीं है. वो चीज कौन यूज करता है? We use that. Okay, we know their significance. हमारे बॉडी के लिए शायद एसेंशियल है, इकोलॉजी के लिए शायद एसेंशियल है, हमारे कॉमर्शियल पर्पस के लिए वो एसेंशियल है. But the host organism which are producing them, they do not use that. Okay, and the pigments, what are the pigments? The pigments, these are the examples of secondary metabolite, that is carotenoid and anthocyanin. Alkaloids includes the morphine and codeine, जिससे कि medicine बनाया जाता है. Terpenoids, they are a kind of oil that is used for dissolving paints. Essential oil gives a very soothing effect. It has lots of antioxidants. Toxin that is poisonous, aberrine and ricin. Lectins, that is concanavalin A, जो कि use किया जाता है to bind with the glycoprotein. Drugs, vinblastine is used for the treatment of cancer. Curcumin for the purpose of healing. Polymeric substance includes rubber, gums and cellulose. और बच्चों ये पूरा list तुमको बाय हार्ट करके जाना है, ठीक है? एंड about the polysaccharide, the first polymer which is found in the acid, soluble or acid insoluble? Acid insoluble pool. Okay, and they are actually the polymer of monosaccharide. Monosaccharides are joined by what kind of bond? That is the glycosidic bond. And what is monosaccharide? अगर तुम लोगों को definition याद है, what is monosaccharide? They are what? बताओ तो. हाँ बच्चों, सौरभ, रात, यस, इस टेबल से क्वेश्चन आता है. जो टेबल मैंने फोकस किया है यहाँ पे, हर एक टेबल से तुम लोगों को ऐसे पूछा जाएगा कि इसका किसका परसेंटेज इससे हाई है, या फिर कलेक्शन दिया जाएगा कि किसका परसेंटेज इसके साथ मैच हो रहा है. तो ये चीज अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है? सो इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड.
or it is ketone. Why they are known as polyhydroxy? Because they have number of hydroxyl group and they have what? The carbonyl group. C double bond O. याद है ना बच्चों? It is a polyhydroxyaldehyde or ketone. Now, another MCQ के right side polysaccharide का क्या रहता है? Right side में रहता है reducing end, which is capable of reducing cupric to cuprous. क्योंकि जब भी कोई केमिकल डिस्कवर होता है या फिर उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है, जब ये चीजें साइंटिस्ट लोग करते हैं तो वो लोग नंबर ऑफ टेस्ट करते हैं. सो उन टेस्ट में दिस इज वन ऑफ द टेस्ट that has occurred due to the presence of the reducing end. Then the left side will contain the non-reducing side. Okay? Yes. What are the types of polysaccharide? Glycogen जो animal cell के लिए, animal body के लिए एक energy storage है, and where it is present, they are stored in the liver and muscles. Starch is the primary source of energy in what? In case of plants. In case of plant, वो भी एक स्टोर हाउस है एनर्जी का प्लांट में, राइट? और स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर. स्टार्च का स्ट्रक्चर MCQ, it is a secondary helical structure, and because of this helix they can hold iodine, and as a result of their interaction it gives, for holding the iodine gives what color? Blue color. जबकि सेलुलोज के पास वो अनब्रांच्ड है, ना ही उसके पास कॉम्प्लेक्स हेलिक्स है, और हेलिक्स ना होने के कारण वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता. आयोडीन इज ब्लूइश इन कलर, क्योंकि वो आयोडीन के साथ वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाया. इसी वजह से सेलुलोज को जब रिएक्ट करवाने के लिए दिया गया आयोडीन के साथ, इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर. द इंटरैक्शन gives no color. Now, another important point of cellulose is ये सबसे abundant polysaccharide है in biosphere. ठीक है? लेकिन अगर तुम लोगों को पूछे that which is the abundant organic compound, ठीक है? polysaccharide ना देके अगर तुम लोगों को पूछे that what is the most abundant organic compound in biosphere, then you have to mention rubisco. ठीक है? अपने अपनी जगह में ठीक है, पॉलीसेकेराइड एबंडेंट, रूबिस्को एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर. ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूछे, आई एम्फेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूछे, तब जाके क्या होगा? इट विल बी द सेलुलोज, सॉरी रूबिस्को. ठीक है? इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, इसे फ्रुक्टेन भी कहा जाता है. इट इज फाउंड इन द रूट ऑफ डालिया प्लांट. काइटिन बच्चों, काइटिनस exoskeleton, it is found in the exoskeleton of arthropods. It is found in the cell wall of fungi, and it's a complex homopolysaccharide, and it is a polymer of modified sugar. What is the modified sugar? It is the amino sugar. For example, the glucosamine and N-acetyl galactosamine. Okay, so now is the protein. Protein is the polymer of amino acid. It is the polymer of amino acid. Structure of amino acid को अगर study करें तो पहला point जो आता है, it is that they are what? They are substituted methane. Methane का formula अगर हम देखें तो it is CH4. यहाँ पे हर एक H को replace किया जाएगा, नॉट हर एक को, एक एज को छोड़ के बाकी सबको रिप्लेस किया जाएगा बाय द एमाइनो ग्रुप, दिस साइड बाय द कार्बोनिल ग्रुप, एंड दिस साइड बाय द एल्काइल ग्रुप और द साइड चेन, एंड एक एज अभी भी मौजूद है. हेंस एमाइनो एसिड दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. अदर देन दिस, ऑब्जर्व, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट कार्बन जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप के एकदम इमीडिएट सामने है,
we call this central carbon as what? The central carbon as alpha carbon, and hence the amino acid is known as alpha amino acid. Okay, then the examples that are mentioned in NCERT is that यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, H है, the R is written as H here, हाइड्रोजन. तो इस टाइप का अमाइनो एसिड जिनमें R के जगह, R के पोजीशन में H है, हाइड्रोजन है, that is the simplest form of amino acid, that is glycine. ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा. इफ R के जगह में CH3 है, then it is alanine. If R के जगह में CH2OH है, then it is the serine, that is the alcoholic amino acid. Okay. What is the property of amino acid? One of the important property of amino acid is इनका जो amino group है और carboxylic group है, इनका ionizable nature होता है, जिसके वजह से ये अलग अलग pH में, this is the neutral pH, अलग अलग pH में अलग अलग behavior show करता है. For example, in case of low pH का मतलब in case of acidic medium, ठीक है, अगर हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें तब इनका जो एमाइन ग्रुप है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके विल बिकम व्हाट, पॉजिटिव. ठीक है, किस टाइप का कैटायन? इट इज व्हाट, कैटायन. आयन दे विल फॉर्म एंड द एसिडिक मीडियम इज व्हाट, इट इज द कैटायन. ठीक है, जब इसे न्यूट्रल मीडियम में शिफ्ट करेंगे तब क्या करेगा, ये COO जो H है वो अपना हाइड्रोजन लॉस कर जाएगा, and this hydrogen will be accepted by the NH2 and it will become NH3 plus. मतलब it will behave as Zwitter ion, जिसमें दोनों ही जो आयनिक फॉर्म है वो मौजूद है. ठीक है, then both the charges are present and another part जहां पे हम हाई pH देखते हैं, that means the medium is what, basic medium. इसमें हम देख पाते हैं that in the basic medium the COOH start releasing hydrogen ion and itself becomes negatively charged. Negatively charged ion is known as anion. ठीक है, so this is the beautiful property of amino acid. Moving to the next one, amino acid ये कैसे लिंक होता है आपस में, अमाइनो एसिड एडजेसेंट अमाइनो एसिड के साथ बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर की मदद से वो जुड़ते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड. मैंने तुम लोगों को ये भी कहा था कि अगर डाइपेप्टाइड मेंशन है तो तुम लोग क्या आंसर दोगे, दैट हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. बताओ, how many peptide bonds are present in dipeptide? What will be your answer? बताओ, I'm here. Answer बताओ. In dipeptide, how many peptide bonds are present? In dipeptide, one peptide bond are present. Because the name of the protein is not based on the number of peptide bonds. It is based on the number of amino acids. ठीक है? So in dipeptide, one peptide bond is present and there will be two amino acid. Classification of amino acid will include the basic amino acid. Basic amino acid, they have one amino group and one carboxylic group. Two amino group, 2:1 ratio में होगा. ठीक है? And it includes the lysine and arginine. Acidic amino acid, they have what? It is also 2:1 ratio, लेकिन यहाँ पे carboxylic group 2 होगा. More carboxylic group
and then the amino group. For example, aspartic acid and glutamic acid. Aromatic amino acid में side chain रहेगा. It will contain the benzene ring as a side chain. For example, phenylalanine, tryptophan, tyrosine. Neutral amino acid में equal amount में रहेगा amino group and the carboxylic group. Example is glycine, then valine, etc. That is the neutral amino acid. Classification of the amino acid based on the synthesis. Classification अगर body synthesize कर रहा है तो हमें बाहर से खाने की जरूरत नहीं है. It is non-essential. और अगर body उसे synthesize नहीं कर रहा है तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा. That is what? That is the essential amino acid. बाहर से मतलब food source. हमें खाने की sources से हमें इसे लेना पड़ेगा अपने body में. ठीक है? So these are the non-essential and the essential amino acids. Now coming to the structure of the protein, the levels of the protein structure. पहला structure जो है वो है primary structure, जहां पे हम देख पाते हैं कि एक साइड में C टर्मिनल मौजूद है, दूसरे साइड में N टर्मिनल मौजूद है. Now, as per NCERT, N terminal is present in which side? In the left side, and is considered as the first amino acid. And the C terminal is the present in the right side and is the last amino acid part. ठीक है? Primary structure बच्चों, it is non-functional. Primary structure is, it is non-functional. दूसरा, primary structure, although it is non-functional, but it has lot of significance, क्योंकि अगर प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, मतलब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जब इनिशियली बन रहा है, ट्रांसलेशन के दौरान इसमें अगर गलती हो गया तो फ्यूचर में वो जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो नहीं बन पाएगा. ठीक है? सो ऑल्दो इट इज नॉन फंक्शनल, येट इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, बिकॉज अगर अमाइनो एसिड प्लेसमेंट में गलत हो गया तो पूरा जो प्रोटीन बनने वाला था वो नहीं बन पाएगा. कमिंग टू द अल्फा हेलिक्स, सॉरी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, एंड दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है केराटीन, जबकि बीटा प्लीटेड शीट का एग्जाम्पल है that is the silk fibroid, silk fibers. Another one is mentioned in NCERT. NCERT में mentioned है about the collagen helix, जिसमें there are 3 polypeptide chain, और इनका स्ट्रक्चर हमारे इंडिया के साइंटिस्ट GN रामाचंद्रन ने प्रपोज किया है. ओके, एंड GN रामाचंद्रन के बारे में NCERT में एक पैराग्राफ दिया हुआ है where they have mentioned about the collagen helix, and also they have mentioned that alpha helix and beta pleated sheath has been proposed by, the structure has been proposed by Linus Pauling. Okay, now about the tertiary structure. Tertiary structure, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा और भी कई सारे बॉन्ड बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वान डेर वाल्स फोर्स. लेकिन एनसीईआरटी ने किस चीज पे एम्फेसिस? बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजी में किस चीज में एम्फेसिस किया है? दैट इज व्हाट? द डाइसल्फाइड ब्रिज. That is the disulfide bridge. And tertiary structure that includes the example of enzyme. And enzyme में जो precise example है
let us take the example of the rubisco, and rubisco is the abundant protein in biosphere. Abundant protein in biosphere. जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का और एक एग्जाम्पल है, दिस इज कोलाजन, दिस इज कोलाजन हेलिक्स, एंड द कोलाजन का जो एग्जाम्पल है वो है दैट इज व्हाट दे हैव सेड दैट इज द abundant protein in animal world, isn't it? It is the animal world. Finally, we are here in the quaternary structure. Quaternary structure, बच्चों, that is example hemoglobin, which is very complex क्योंकि यहाँ पे 2 alpha and 2 beta chain involved है. 2 alpha chain जो है, alpha chain यानी कि that is also complex, उनमें भी tertiary structure है. बीटा चेन उनमें भी टर्शियरी स्ट्रक्चर है. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को मिला के जो बनता है दैट इज व्हाट, दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, व्हिच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन. ओके, अबाउट द लिपिड्स. लिपिड इज वाटर इनसॉल्युबल कंटेनिंग CHO. O का मात्रा यहाँ पे बहुत ही कम है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा जाता है फैटी एसिड का, दैट इज CN H twice N O2 फैटी एसिड का. ठीक है. नाउ फैट को हाइड्रोलाइसिस करने से क्या क्या निकलता है? फैटी एसिड, एंड which is that is the formula of the fatty acid, and also what, on hydrolysis they will break down into fatty acid and glycerol. तो fatty acid क्या होता है? It's a long chain of hydrocarbon. R group is the hydrocarbon जिसमें 1 to 19 तक कार्बन होता है. It's a long chain of hydrocarbon. This is hydrocarbon, and that ends with COOH. So here that is the R group. कितना कार्बन रहता है R ग्रुप में? 1 to 19. यहां तक सीमित मत रहो, प्लस यहां पे और एक कार्बन है. तो कभी कभार कैलकुलेशन में हम गलत कर देते हैं, थिंकिंग दैट हाइड्रोकार्बन तो 1 to 19 तक रेंज दिया था, लेकिन जब टोटल फॉर्मूला आता है फैटी एसिड का, फॉर एग्जांपल एरिकिडोनिक एसिड, उसमें 20 कार्बन है. ये 20 कार्बन कहां से आया? मतलब 19 हाइड्रोकार्बन है आर ग्रुप में प्लस दिस सी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज फैटी एसिड. इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करने से हमें क्या क्या मिला? फैटी एसिड. दूसरा क्या मिला? ग्लिसरॉल. फैटी एसिड are of 2 types. One is saturated fatty acid, another one is unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid is with single bond in carbon chain, example palmitic acid, stearic acid. Unsaturated में one or more double bonds are present. Example is oleic acid, linoleic acid, linolenic acid and arachidonic acid. बता दूं यहाँ पे कि सैचुरेटेड में मेल्टिंग पॉइंट, सैचुरेटेड फैटी एसिड में मेल्टिंग पॉइंट इज हाई. जानते हो कि नहीं? हाई क्यों है? क्योंकि सैचुरेटेड होने के कारण जो फ्लेक्सिबिलिटी है कार्बन चेन को मिल जाता है, जिससे कि वो आपस में बहुत ही कंपैक्टली एक साथ आ पाते हैं. ठीक है. इससे वांडरवाल्स फोर्स एक डेवलप हो जाता है उन सब के बीच, कार्बन चेन के बीच, एंड इट विल रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर मेल्टिंग. इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. ऑल्दो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड है तो डेफिनेटली लोअर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बट इट इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. इन कंट्रास्ट दिस हैव व्हाट? लो मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज जहां पे डबल बॉन्ड दे शो किंक. किंक मतलब टेढ़ा हो जाता है, जिस वजह से आपस में नहीं आ पाते फैटी एसिड चेन.
एंड गैप की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जब हीट दिया जाता है तो रेंडमनेस काफ़ी बढ़ जाता है एंड वो गर्म भी मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल इज सिंपल लिपिड. एनसीईआरटी ने दिया है सिंपल लिपिड and it is also known as trihydroxypropane. Trihydroxypropane, see the formula, it is CH2OH, CHOH and the CH2OH in the chain form. लिपिड्स 3 तरीके का होता है. सिंपल लिपिड जिसमें हम क्या देख पाएंगे, सिर्फ फैटी एसिड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल और कुछ कंपोनेंट नहीं, एकदम न्यूट्रल फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिंपल. Example is monoglyceride, diglyceride, triglyceride. जबकि if you see the compound lipid, इसमें क्या पाओगे, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, वो तो बेसिक सा कंपाउंड है. लेकिन साथ में क्या है, that is the non-lipid component and they are known as the complex lipid. Derived lipid, it is formed by the fusion of the hydrocarbon rings. An example is the cholesterol. Let us first give some example, diagrammatic example of the lipid. It is the simple lipid triglyceride, जिसमें ये पार्ट आ गया. ये पार्ट किसका आ गया बच्चों, ग्लिसरॉल का. ये पार्ट एक फैटी एसिड का है. दिस इज फैटी एसिड R1 R2. Here is R1 R2 and ये तीसरा. ठीक है, this is the R3 part. So it is the triglyceride. To one glycerol 3 fatty acid are attached. लेकिन जब हम मूव करेंगे to the compound lipid, taking the example of lecithin. Lecithin is present in cell membrane. It is also present in the alveoli, जहां पे हम क्या देख पाते हैं, that at the center there is glycerol to which first 2 fatty acid chain is attached. Diglyceride हो चुका. Now to this glycerol phosphate group is attached and finally to this phosphate, यहाँ पे OH रहेगा, water loss होगा, and to this phosphate what is attached, choline is attached. Here is the choline, formula should be here N+. ठीक है. Then in one line of NCERT, what is mentioned, have you noticed that it is also present in the brain tissue? बच्चों, another example of compound lipid is sphingolipid. ये कलर कॉम्बिनेशन करते करते ही मेरा आधा टाइम निकल जाएगा. It is the sphingolipid and it is found in the myelin sheath. Found in myelin sheath. Okay, it is found in the myelin sheath. Okay, moving to the next one, nucleic acid, which is a polymer of nucleotide. Nucleotide, बच्चों, nucleotide is made of 3 components. It's an organic molecule which is made of 3 parts. First, or nitrogenous base. Important MCQ के लिए, heterocyclic ring. दूसरा, sugar. It's a 5 carbon sugar. Ribose अगर है in RNA, अगर and deoxyribose in case of DNA. अगर RNA है तो उसमें राइबोस शुगर रहेगा, DNA है तो उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर रहेगा. बच्चों, ऑल्दो मैंने मेंशन किया है नाइट्रोजनस बेस इज हेटेरोसाइक्लिक, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर इज आल्सो हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि अदर देन कार्बन इनके सर्कल में, इनके साइकिल में, सॉरी क्या बोल रही हूँ, इनके साइक्लिकल फॉर्म में O ग्रुप है. ठीक है. देन phosphate is 1 to 3 phosphate groups are covalently attached to the sugar carbon number 5. Now 1 2 3 क्यों दिया गया है?
1 तो अटैच रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं, दिस इज द राइबोस और द डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पे C होता है हर जगह में, यहाँ पे होता है that is O. Then this is the fifth carbon to which normally how many P phosphate group is attached? 1. अगर यहां पे 3 फॉस्फेट जुड़ गया ना, अगर यहां पे 3 फॉस्फेट जुड़ता है, then it is the formula of what? ATP, adenosine triphosphate, provided कि यहां पे हमने क्या लगाया है, to the first carbon adenine लगा दिया. This is the first carbon. So this is the formula of the nucleotide. That means ATP is also a nucleotide. And first carbon में क्या लगता है? Nitrogenous base. And fifth carbon में क्या लगेगा? That is what? That is the phosphate group. Okay? Okay. Now, moving to the next one. Okay, now ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद वी मूव टू द नाइट्रोजनस बेस, जो तुम लोगों के एनसीईआरटी में डायग्राम मौजूद है, दैट इज ऑफ द यूरासिल एंड ऑफ द एडिनाइन. सो ये चीज अच्छे से चेक करके जाना दैट क्या स्ट्रक्चर दिया गया है. तुम लोगों को एक एरर ऑफ स्ट्रक्चर दिया जाएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज यूरासिल और विच वन इज एडिनाइन. ठीक है, तो हर एक स्ट्रक्चर को, डायग्राम को देख के जाना है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड द what is the difference between nucleoside and nucleotide? Now this is the base adenine. जब adenine react करेगा with the sugar,
इट मे बी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस को कंसिडर किया गया है। अगर राइबोस शुगर है तो उसको मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। नाउ इफ इट इज डीऑक्सीराइबोस sugar, then the complex is known as nucleoside and it is precisely known as deoxyadenosine. Then for guanine, the combination is known as guanosine. For cytosine, the combination will become diene, cytidine. For thiamine, it is thiamidine. For uracil, it is uridine. Finally, जब sugar base add होने के बाद phosphate भी add हो जाता है, then it forms the nucleotide and the name will convert into adenylic acid, guanylic acid, cytidilic acid, thiamidilic acid and finally is the uridilic acid. यूरिडाइलिक एसिड में देखो यहाँ पे डीऑक्सी मेंशन नहीं है because this uracil is present only in RNA, not in DNA. Hence, the sugar mention is ribose. And this is our beautiful DNA. DNA तुम लोगों की NCERT से डिलीट कर दिया गया है, जो नया NCERT है. So that's why यहाँ पे सिर्फ मैंने एक डायग्राम अटैच कर दिया. Now the next topic is our enzyme and all the enzyme. तो एंजाइम जो है हमारे बॉडी में हर एक रिएक्शन, हर एक मेटाबॉलिज्म बिना एंजाइम के नहीं होता. तो ये भी सवाल आया है कि क्या हमारे बॉडी में, एज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, एज स्टेटमेंट क्वेश्चन, क्या हमारे बॉडी में विदाउट एंजाइम का कोई रिएक्शन होता है? नो. ईच एंड एवरी रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी आर catalyzed. So it is what? All body fluids and tissues includes enzyme. All metabolic pathway processes are what? Catalyzed by the intracellular enzymes. Enzyme का structure कैसा होता है बच्चों? Enzyme is tertiary in structure. Another MCQ as fill in the blanks. वो क्या करता है? वो fast कर देता है reaction. वो reaction नहीं करवाता है. Reaction तो अपने आप chemical bonding की breakage की वजह से होगा, लेकिन उसका काम है फास्ट करना. सो इट हैसन द रेट ऑफ रिएक्शन. देन सबस्ट्रेट किस तरीके से कहां पे जाके जो अटैच होता है टू द एंजाइम? द सबस्ट्रेट गेट एसोसिएटेड विद द एंजाइम बाय इट्स व्हाट? बाय इट्स एक्टिव साइट, व्हिच इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द एंजाइमेटिक रिएक्शन? द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे 0 to 5 डिग्री तक, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री, कोई खास चेंज नहीं होगा, इनएक्टिव रहता है एंजाइम. ठीक है. जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाओगे द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? इट इज 25 to 40 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद से धीरे धीरे जो रिएक्शन है वो घटने लगेगा. व्हाई? बिकॉज द एंजाइम गेट डीनेचर्ड विद द इंक्रीज इन द एंजाइम. अगर टेम्परेचर को घटा देते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा. बट अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो एंजाइम टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा. किस तरीके से डिस्ट्रॉय होगा? उसका जो बॉन्ड है वो टूटने लगेगा. दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन. ओके. यहाँ पे 40 डिग्री इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द optimum temperature as per NCERT. However, there are some thermophilic enzyme, temperature loving enzymes are there, and the thermophilic enzymes are Taq polymerase, which is used in PCR, right? It is used in what process? In the PCR of biotech. The next one is pH. बच्चों pH के लिए ऐसा general there is no such optimum pH. ठीक है कि हर एक के लिए एक ही टाइप का pH नहीं होता है. Because for example if we take the stomach, pepsin, उसके लिए pH कितना है? 2.
जबकि जबकि ऑप्टिमम पीएच फॉर ट्रिप्सिन जो कि एक इंटेस्टाइनल एंजाइम है, उसके लिए पीएच कितना है? इट इज 8. सो पीएच जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर होता है, इन जनरल कोई पीएच नहीं होता है. ठीक है, अगर इन दोनों फैक्टर में से टेम्परेचर या फिर पीएच, अगर इन दोनों फैक्टर में से हम अगर घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं कोई भी मतलब फैक्टर को, then it will what? It will influence the activity of the enzyme. ठीक है, then the next is substrate. substrate हम देख पा रहे हैं कि जब शुरुआत में रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमने ये ऑरेंज कलर का सबस्ट्रेट दिया, जस्ट 2 दिया, तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया. धीरे धीरे रिएक्शन काफी हाई होने लगा विद द एडिशन ऑफ मोर सबस्ट्रेट. जब ये सेचुरेटेड हो गया है और हम सबस्ट्रेट डाल ही रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इट इज नाउ कांस्टेंट, एंड एट दिस पॉइंट वी कंसिडर द वेलोसिटी एज व्हाट? वी कंसिडर द वेलोसिटी एज वेलोसिटी मैक्सिमम. राइट, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस ग्राफ, पहले तो इससे देख लिया, अब हम देखेंगे जो प्रॉपर ग्राफ है विच इज रिलेटेबल टू एनसीईआरटी के जितना km, दैट इज द यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उतना वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है. आफ्टर सर्टेन मोमेंट सबस्ट्रेट ज्यादा होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट हैज अटेन्ड द वेलोसिटी मैक्सिमम. फॉर कैलकुलेटिंग सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, एंजाइम काइनेटिक्स, एक हमें कंस्टेंट दिया गया है, दैट कंस्टेंट इज नोन एज km. व्हाट इज km? km किस प्लॉट में है? जिसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है. सो km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स Vmax. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द, इस चीज को कौन इफेक्ट कर सकता है? अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होता है बच्चों? ऐसा एक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो कि सबस्ट्रेट की तरह दिखता है, इट रिजेंबल सबस्ट्रेट. ठीक है, और सबस्ट्रेट रिजेंबलेंस के कारण वो जाके सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करके उसका जगह ऑक्युपाई कर लेता है. एज ए रिजल्ट द एंजाइम गेट ब्लॉक्ड, इट गेट्स इनएक्टिव. One such example of the competitive inhibitor includes that competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. This is the name of the enzyme. उसका जो original substrate है, the name of the original substrate is what? The name of the original substrate is succinate. लेकिन इसके साथ कंपीट कौन कर सकता है? इसके साथ कंपीट कर सकता है और एक चीज जो इसी के साथ रिजेंबल करता है, दैट इज द मेलोनेट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. नाउ कमिंग टू द हाउ एंजाइम वर्क्स. एंजाइम वर्क्स बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. दरअसल क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है टू ब्रिंग टू सबस्ट्रेट और टू ब्रिंग द टू रिएक्टेंट्स क्लोजर, ताकि वो लोग इंटरैक्ट करके मतलब प्रोडक्ट बना पाए. बट एंजाइम क्या प्रोवाइड करता है इनको? एंजाइम प्रोवाइड्स व्हाट? एक्टिव साइट, जिससे कि रिएक्टेंट्स जो है वो एकदम आमने सामने आ जाता है. आमने सामने आने की वजह से ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होता है उसे टू इंटरैक्ट, टू बोम्बार्ड. वो एकदम लिमिटेड स्पेस में कम अमाउंट के खर्चे में वो क्या कर सकता है? दे कैन बॉन्ड, मेक द बॉन्ड और ब्रेक द बॉन्ड टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, यहां पे हम देख पाते हैं कि एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन बाय बाइंडिंग टू अ सबस्ट्रेट and holding it in a way that allows the reaction to happen more efficiently. Activation energy is the minimum energy required for the atoms or molecules to undergo a chemical reaction. Okay, now what are the steps of this working? पहले एंजाइम के साथ क्या जुड़ेगा? सबस्ट्रेट जुड़ेगा. एंड दिस इज व्हाट? इट इज मैंडेटरी फॉर्मेशन. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑब्लिगेटरी.
First, the substrate binds to the active site of the enzyme, fitting to the active site. The binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape. एंजाइम क्या करने लगता है? उसका शेप को ऑल्टर करने लगता है, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. दूसरा, अब क्या होने लगेगा? द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी of the substrate breaks the chemical bond of the substrate and new enzyme product complex is formed. तो हम देख पाएंगे इसके बाद क्या हो रहा है? एंजाइम अपने जगह है, बट सबस्ट्रेट का शेप चेंज हो रहा है फॉर द ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ द बॉन्ड. ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा? एंजाइम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 1. फिर और एक स्टेप बढ़ेगा, एंजाइम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 2. दिस इज हाउ इट विल कंटिन्यू एंड फाइनली क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? फाइनल एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. एंड इसके बाद क्या होगा? द एंजाइम फाइनली रिलीजेस द प्रोडक्ट. एंजाइम प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाएगा. होप यू हैव अंडरस्टूड. अंडरस्टूड तो पहले ही कर चुके हो, अभी सिर्फ रिवाइज करते जाना है. ठीक है. Then the next one, classification of the enzyme. Classification, how many classes are there? There are 6 classes. Each class is divided into 4 to 13 subclass. Enzyme identification के लिए IUB ने एक 4-digit number दिया है. This is important, mentioned in NCERT. Yes, the name of this 4-digit number is not mentioned. The name of this 4-digit number is enzyme commission number. It is the enzyme commission number. And now coming to the classes. Oxidoreductase is the first class. Classification में उल्टा पुल्टा मत करना. That is oxidoreductase that performs the oxidation and reduction, also known as what? It is also known as dehydrogenase. The next is transferase, hydrolase जो वाटर की मदद से केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लाइएज जो कि विदाउट यूजिंग वाटर ब्रेक करेगा, आइसोमरेज जो कि क्या करेगा? आइसोमेराइजेशन परफॉर्म करवाने में मदद करेगा, एंड फाइनली लाइगेज जो दोनों डिफरेंट कंपाउंड को एक साथ ज्वाइन करवाएगा. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर एंजाइम. नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. देखते हैं कितना कवर हो पाता है. व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू? दैट इज कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियम ध्यान में रखो, एकदम शॉर्टकट तरीके से पढ़ना है. अभी रिवाइज करने के दौरान पढ़ाई जब किया था स्लोली जाना है. ठीक है, जब रिवाइज करोगे एकदम शॉर्टकट. इट हैज फ्री सरफेस कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, सॉरी मैट्रिक्स. इट लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. इनमें फ्री सरफेस होता है. ठीक है, एंड फ्री सरफेस में मॉडिफिकेशंस होते हैं. फ्री सरफेस विदाउट मॉडिफिकेशन भी होता है, विथ मॉडिफिकेशन भी होता है. जैसे कि यहाँ पे देख पाते हैं कि माइक्रोविलाई अगर होगा, उस मॉडिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? ब्रश बॉर्डर्ड. और अगर विथ सीलिया होगा, then that modification is known as ciliated modification and is used for the movement of particles. There is another modification that is they secrete certain chemicals, that is glandular epithelium. Okay, coming to the glandular epithelium, diagram important है बच्चों, diagram identification आ सकता है. Glandular epithelium पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं based on the number of the cells, that is unicellular. एग्जाम्पल दिया गया है goblet cell, this is a picture. Then multicellular दिया गया है डायग्राम, एग्जाम्पल दिया गया है salivary gland. Based on the mode of pouring, कैसे वो रिलीज करता है. अगर डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर रहा है, एंडोक्राइन सेल्स है और वो रिलीज कर रहा है ब्लड में, दैट इज द एंडोक्राइन, मतलब डायरेक्टली रिलीज हो रहा है ब्लड में विदाउट एनी डक्ट, दे आर डक्टलेस. एंड
वी नो द एग्जाम्पल्स, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं किया है. दूसरा एक्सोक्राइन, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिया है, दैट इज द ग्लैंड दैट सिक्रीट्स म्यूकस, सलाइवा, earwax and many. Epithelium is divided into two, simple and compound. सिंपल का क्लासिफिकेशन एमसीक्यू आया था कि सिंपल का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है. सिंपल का क्लासिफिकेशन किया गया है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस में, ठीक है, जिसमें स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल एंड इट इज सिंगल लेयर, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम तो हमेशा सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन ये थिन भी है, साथ में फ्लैट भी है. इट हैज इरेगुलर बाउंड्रीज. कहां पे मिलता है बच्चों? ब्लड वेसल्स एंड इन द एयर सैक्स ऑफ द एल्वियोलाई. क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक है. जब हम इसे ट्रांसवर्सली काटेंगे तब भी इसका शेप एक रहेगा, वर्टिकली काटो तब भी इसका शेप एक रहेगा. एमसीक्यू. डक्ट ऑफ ग्लैंड में मौजूद है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में मौजूद है. द नेक्स्ट वन इज ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में अगर मौजूद है तो किस टाइप का होगा? अगर नेफ्रॉन में क्या चीज चलता है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो जब ऐसा कुछ होगा देन देयर विल बी ब्रश बॉर्डर्ड मॉडिफिकेशन, ठीक है. कोलुमनर एपिथेलियम लंबा है, सेल स्लेंडर है. न्यूक्लियाई जो है वो कहां पे मौजूद है? एट द बेस, ठीक है. Brush bordered columnar epithelium is present where? In the stomach and in the intestine. Again, the purpose is same, secretion and absorption. Ciliated columnar epithelium is found in the fallopian tube and in the bronchioles. अगर bronchioles का size मतलब diameter narrow होता रहता है तब उनमें हमें ciliated cuboidal मिलेगा. Completed. Moving to the compound. Directly from NCERT के वो stratified है, बहुत ही लिमिटेड रोल प्ले करता है फॉर व्हाट? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. उसका मेन क्या रोल है? दैट इट प्रोटेक्ट्स द साइट फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस. इट कवर्स द स्किन, बकल कैविटी. ये एग्जांपल्स देख कर जाना. स्किन, बकल कैविटी, पेनक्रियाटिक डक्ट एंड लाइनिंग ऑफ द salivary gland as well as the moist part of our mouth and pharyngeal region उसमें मौजूद है, ठीक है. एपिथेलियम, अदर नॉट ओनली एपिथेलियम, कई और टिश्यूज भी जंक्शन शो करता है. एपिथेलियम में 3 जंक्शंस हमें प्रोमिनेंटली दिखाई देता है. वन इज टाइट जंक्शन जो लीकेज प्रिवेंट करेगा. दिस जंक्शन रेगुलेट द पैसेज ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूट्स बाय एक्टिंग एज अ बैरियर. मतलब एक ही लाइन में बोलूं तो इट प्रिवेंट्स लीकेज. एडहेरेंस जंक्शन, ठीक है, दैट इज द एडहेरिंग जंक्शन. सेम थिंग. वो क्या कर रहा है? एनसीईआरटी, इट इज सीमेंटिंग 2 cells और द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट. गैप जंक्शन, गैप जंक्शन क्या दे रहा है? एक ऐसा एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना रहा है ताकि 2 सेल आपस में क्या कर पाए? कनेक्ट हो पाए, आपस में एक्सचेंज कर पाए. सो हियर इज द टाइट जंक्शन. इसमें कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं. तो ये डायग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा. तुम लोग बाद फ्यूचर के लिए इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो या फिर यू कैन सर्च फॉर इट, ठीक है. सो दिस आर द नेम ऑफ द प्रोटीन्स. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. इनका फंक्शन होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग. और ये किस बेसिस पे क्लासिफाई होता है? बाय द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स जो है वो डेंस है या फिर लूजली अरेंज्ड है. सो उस बेसिस पे हम लोग इसे क्लासिफाई करते हैं. उनका कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि फाइबर्स. फाइबर्स में क्या क्या एनसीईआरटी का पार्ट है? कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर. कोलाजन इज द व्हाइट फाइबर, द इलास्टिक इज द येलो फाइबर. इसके अलावा रेटिकुलर फाइबर भी होता है, बट रेटिकुलर फाइबर इज अ नेटवर्क फाइबर, जाली जैसा बन जाता है, स्प्लीन में मौजूद होता है रेटिकुलर फाइबर. The cells, specialized cells are present and they have what? They have intercellular substance that is known as matrix. Now, cells में the fibroblast is important for you. याद रखना बच्चों, fibroblast
क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स fibers, as the name suggests. It is the mother cell of fiber, and it secretes what? Matrix. Fibroblast के अलावा adipocytes is one of the special type of cell of this connective tissue. Adipocyte is the fat laden cell. मतलब वो स्टोर करके रख पाता है फैट्स को. कुछ सेल माइग्रेट करता रहता है, जैसे कि मैक्रोफेज हो गया, मास्ट सेल हो गया, प्लाज्मा सेल इज इंपॉर्टेंट, मोनोसाइट्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, so macrophage and mast cell are specially mentioned in your connective tissue, and all remaining cells, they are also the part of the connective tissue. blood में मौजूद होता है. connective tissue तीन तरीके का डिफरेंशिएशन करेंगे, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड. लूज में जो मैट्रिक्स का क्वालिटी है, मतलब मैट्रिक्स का जो टेक्सचर है वो काफी लूजली अरेंज्ड होता है विद देयर सेल्स एंड फाइबर्स. एग्जाम्पल में आएगा एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. बच्चों दोनों का साइट एक ही है. दोनों का साइट क्या है? दैट इज बीनीथ स्किन. दैट इज बीनीथ स्किन. लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है. एरियोलर टिश्यू ऊपर का एपिथेलियम को सपोर्ट करेगा, बिकॉज एपिथेलियम नाम से ही पता चलता है कि वो ऊपर ग्रो करता है. एपी मीन्स अपर, थेलियम मीन्स ग्रोथ, तो वो ऊपर ग्रो करेगा. किस टिश्यू के ऊपर? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर. तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है? एरियोलर. एडिपोस जो है वो मैंने पहले ही कहा है, एडिपोसाइट्स इज अ फैट लेटेंट सेल. तो वो फैट को स्टोर करके रखता है, तो वो दरअसल इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, स्किन के नीचे रहेगा फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन. देन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे हम देख पाते हैं कि डेंस रेगुलर में जो है, जो फाइबर्स है और फाइब्रोब्लास्ट है वो काफी पैरेलली प्रेजेंट है. एंड इट इज प्रेजेंट वेयर? इट इज प्रेजेंट इन द टेंडन एंड लिगामेंट. एंड डेंस इरेगुलर में हम देख पाते हैं कि काफी इरेगुलर तरीके से जो फाइबर्स है और जो सेल्स है वो अरेंज्ड है. इट इज प्रेजेंट इन द स्किन फॉर गिविंग अ टाइटनिंग नेचर ऑफ द स्किन. And specialized connective tissue will include the skeletal and the fluid connective tissue. Fluid connective tissue में बच्चों why it is fluid connective tissue? Because इसमें fibers नहीं होते. For example, blood and lymph. Blood and lymph. Then the next is, here is the beautiful picture of cartilage जो हम देख पाते हैं कि दो बोन्स, ठीक है, दो हड्डियों के बीच फॉर प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन, ये हड्डी को कवर कर किया हुआ है, राइट. और क्योंकि वो जॉइंट में है, वी कॉल दिस कार्टिलेज एज आर्टिकुलर कार्टिलेज. आई हैव टॉट यू दैट आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट. तो वो जॉइंट के बीच रहता है ताकि उसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए. तो एनीवे कार्टिलेज जो है उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज जो है वो सॉलिड है और काफी फ्लेक्सिबल भी है and can resist the compression. इसी वजह से प्रोटेक्शन पर्पस में यूज हो रहा है. Cells of the cartilage are enclosed in a small cavity जिनका नाम होता है lacunae, and the name of this cell is called as the chondrocyte. Okay, within the matrix वो present होता है. मतलब चारों तरफ अगर matrix है तो बीच में एक cavity जैसा बन जाता है. We call that cavity as lacunae, and उसके बीच में हमारा जो सेल्स है कॉन्ड्रोसाइट वो ट्रैप होके रह जाता है. नाउ कमिंग टू इज कहाँ पे रहता है, प्रेजेंट कहाँ पे है? मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट. वेल डेवलप्ड फीटस में वो रिप्लेस हो जाता है बाय बोन्स. कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, outer ear joints, between the two adjacent vertebrae of the vertebral column, and in the limbs and the hands in the adult. तो ये डायग्राम है limbs and hands का. bones के बारे में, it is hard and non-pliable matrix होता है इनमें, which is rich in calcium, salt and collagen fiber. और ये फाइबर क्या दे रहा है? बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फाइबर का यही खासियत है कि वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है.
Bones of the cell is known as osteocyte, and they are also present in the space called lacunae. लेकिन chondrocyte का मतलब cartilage का lacunae और bone का lacunae दिखने में थोड़ा अलग है. Function क्या क्या है बोन का? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी. बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बोन्स की वजह से होता है, स्केलेटल सिस्टम की वजह से. बोन सपोर्ट करता है सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स. लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व एज वेट बियरिंग फंक्शन. जो टांगे हैं हम लोगों का पूरा बॉडी का वेट वो कैरी करता है. They also interact with the skeletal muscle attached to them to bring about the movement. Bone marrow is the site of the production of the blood cell, right? So these are the function of the bones. So here is the bone. ये जो ऊपर पार्ट देख पा रहे हो वो काफी सॉफ्ट होता है and we call this bone as spongy bone. जबकि जो इस पार्ट में है पेरिफेरल पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट को काफी वो सख्त होता है जिस वजह से हम इसे क्या कहते हैं कंपैक्ट बोन. तो अगर कंपैक्ट बोन को देखोगे ऑब्जर्व करोगे, रिलेट कर पा रहे हो? अगर कंपैक्ट बोन को ऑब्जर्व करोगे देन व्हाट यू विल फाइंड? यू विल फाइंड सम लाइक दिस टाइप ऑफ कैनल्स and we call this canal as what? Haversian system. तो वो किस में मौजूद है? बोन में मौजूद है, particularly where in the compact bone. और ये Haversian system और Haversian canal दरअसल क्या चीज को प्रोवाइड करता है? ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स बोन के अंदर कैसे आ पाता है? थ्रू दिस Haversian canal. ठीक है. नाउ मस्कुलर टिश्यू बच्चों हम लोग जानते हैं, यू विल ऑल्सो स्टडी इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, तो इतना डिटेल में नहीं गई हूँ. फर्स्ट पार्ट में हूँ कि मसल जो है वो क्या चीज से बना हुआ है. इट इज मेड ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल fibers arranged in parallel way. These fibers are known as what? These fibers are known as the myofibrils. The muscle fiber, that is the cell of the muscle, ठीक है, मसल फाइबर ही मसल का सेल होता है, वो शॉर्ट हो जाता है जब कंट्रैक्शन होता है. एमसीक्यू आया था. इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन एंड रिलैक्स हो जाता है जब मतलब लेंथन हो जाता है जब वो वापस से अनकंट्रैक्टेड स्टेट में आता है. और ये काफी कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है. द एक्शन moves to the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. In general, muscle plays an active role in all movements of the body. Muscles are of three types: skeletal, smooth, and the cardiac muscle. And here is the chart for it. Cardiac muscle, striated muscle is long, cylindrical, unbranched, and what? Multinucleated, जिससे कि हम डिफाइन करते हैं इट एज अ syncytium, right? We define it as syncytium. And yes, this is here the cell shows alternate light and the dark band. बच्चों सेल यहाँ पे किस चीज को बोला जा रहा है? इट इज द मसल फाइबर को बोला जा रहा है. ओके, इट इज द मसल फाइबर. The muscles are voluntary in nature. Example NCERT ने mention किया है as bicep. यहाँ पे NCERT ने mention किया है the wall of stomach and intestine, alimentary canal wall. ठीक है. यहाँ पे cells are long, pointed end, and that is unbranched and uninucleated. The cell do not have light and the dark bands. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे? नॉन स्ट्राइटेड बोलते हैं और नॉन स्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड बोलते हैं. जो मसल्स है वो इनवॉलेंटरी है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल में हम लोग ब्रांचिंग देख पा रहे हैं. द सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड uninucleated. The cell shows alternate light and dark bands. Hence, the cardiac muscle is known as what? It is striated.
The muscles are also involuntary in nature. The question is, which muscle is involuntary but is the striated? It is cardiac muscle. So now the next one is neural tissue. So neural tissue में क्या है कि neural system consist of a special type of cell called neurons. उनका function that is which can detect, receives and transmit different kinds of stimuli. Now finally we are here in the part of frog. Frog के बारे में तुम लोगों ने एक बार अच्छी तरीके से अगर नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लो एक बार. Frog is amphibia, they live both on land and water. Chordate है, class amphibia है, species italics में लिखेंगे, Rana tigri में. General characteristic of frog that they are cold-blooded और poikilothermic. ये कलर चेंज करने का एबिलिटी रखता है और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम लोग कहते हैं मिमिक्री, ताकि वो छुप सके फ्रॉम द प्रीडेटर्स या फिर जो इनका प्रे है उसको भटका सके. नाउ अगर सीवियर समर होता है या फिर सीवियर विंटर होता है, देन दे कैन नॉट टॉलरेट एंड दे अंडरगो स्लीपिंग मोड. मतलब वो लोग अपना मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर देते हैं, दे टेक शेल्टर. और इस प्रोसेस को कहा जाता है, अगर समर में हो रहा है एस्टिवेशन, अगर विंटर में हो रहा है देन इट इज द हाइबरनेशन. मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी स्किन जो है वो काफी स्मूथ एंड स्लिपरी है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, that it is moist. Color of the dorsal side, it is olive green in color with dark irregular spots, जबकि ventral side is uniformly pale yellow. The frog never drinks water but absorbs water through skin. Important point. Body of frog is divisible into head and trunk. Neck और tail absent है इनमें. Frog है, amphibia के बारे में नहीं बोल रही. Above the mouth, a pair of nostrils is present, eyes are bulged and is covered by nictitating membrane, which is the third eyelid for the purpose of protection, ताकि वो water medium, aquatic medium में भी proper visualize कर पाए. On either side of the eyes, a membranous tympanum that is here receives the sound. तो हमने amphibia में पढ़ा है, the tympanum receives the represent here. Forelimb and hind limb is meant for all kinds of swimming, locomotion and all, walking, leaping, a kind of locomotion. Hind limb में कितना digit होता है? 5 digit होता है, and they are longer muscular than forelimbs, जो कि जिसमें क्या होता है 4 digit होता है. और जो hind limb है उसमें ऐसा waves बीच बीच में बना रहता है, and that is they are waved. Frogs exhibit sexual dimorphism and sexual dimorphism को हाथ से भी डिटेक्ट किया जा सकता है ब्रीडिंग सीजन के दौरान. मेल फ्रॉग में, ठीक है, फर्स्ट डिजिट के सामने एक वास्कुलर सा एरिया बन जाता है दैट विल एक्ट एज अ थंब फॉर होल्डिंग द फीमेल. ठीक है, जिसे हम होल्डिंग ऑफ द फीमेल इज नोन एज एम्प्लेक्सस. एनाटॉमी में एकदम सिमिलर टू ह्यूमन है, जिसमें हम देख पाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जब कहेंगे सिस्टम विल इंक्लूड द ऑर्गन, तो पहली बात तो ये कि इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड अनदर ऑर्गन डाइजेस्टिव ग्लैंड. एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, बकल कैविटी, pharynx, leads to the esophagus, stomach, intestine, followed by rectum, and finally opens to the cloaca. Alimentary canal in case of frog is what? It is short. क्योंकि why? Because they are carnivorous. Carnivorous animal के केस में जो intestine है वो काफी short होता है. Herbivores के केस में long होता है because they digest cellulose. इनके केस में cellulose digestion नहीं चाहिए. Liver secretes bile which are stored in the gallbladder. Pancreas is a digestive gland which produces pancreatic juice that contains various pancreatic enzymes. Remaining are all similar to human. Not totally similar. कम होता है efficient but almost similar. Respiration में अगर water में है तो skin जो है वो मदद करेगा, plus अगर वो larval stage में है तो gills भी मदद करेगा. तो next land में buccal cavity, skin as well as lungs all are the
रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लेकिन एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान द गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू व्हाट, थ्रू ओनली स्किन। सो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ही देख के जाना है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम इट इज ऑफ क्लोज टाइप। क्लोज टाइप बच्चों मैंने तुम लोगों को समझाया था कि क्लोज टाइप में क्या होता है कि आर्टरी ब्रांचेस इनटू कैपिलरीज, सप्लाई करता है टिश्यू में, फिर टिश्यू से निकल के वो ज्वाइन हो जाता है इन द वेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कभी भी वो ओपन नहीं हो रहा है, वो एक ब्लड वेसल से आ रहा है, दूसरा ब्लड वेसल में एंटर हो रहा है। सो इट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कभी भी बॉडी कैविटी में फ्लो नहीं करता है। सो जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ होता है, लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, जबकि ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड बाकी सारे सेल्स होते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, दैट मीन्स दे आर शोइंग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। हार्ट का जो कवरिंग है उसका नाम है पेरिकार्डियम। देन द ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट मतलब साइनस वेनोसस, इट इज व्हाट शेप्ड, इट इज ट्राइंगुलर शेप्ड। वो किसको ज्वाइन कर रहा है, राइट एट्रियम को, और ये रिसीव क्या करता है, वेनोसस है तो वेने केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बिफोर ओपनिंग इनटू द राइट एट्रियम। जबकि जो वेंट्रिकल है वो डायरेक्टली एओर्टा में ओपन नहीं होता है, बीच में किस में ओपन होता है, कोनस आर्टेरियोसस में। एंड हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड इन एनसीईआरटी, इट इज सेक लाइक। ओके, देयर इज अ स्पेशल वेनस कनेक्शन अगर लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच है, इट इज द हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, और अगर किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है देन इट इज द रीनल पोर्टल सिस्टम। ब्लड इनमें सारे आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। आरबीसी इनमें न्यूक्लिएटेड है एंड कंटेन्स द रेड कलर पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड क्योंकि इसमें इट लैक्स फ्यू प्रोटीन एंड द आरबीसी। ब्लड में जो प्रोटीन मौजूद है वो लिम्फ में नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फ्रॉग is constituted by kidney and they are what? They are ureotelic. Coming to the additional points, that is control and coordination is highly evolved in frog and it is controlled by neural system and the endocrine glands. Then the frog has different type of sense organ. Touch for touching, that is sensory papilla. For tasting, taste buds are present, and for smelling, nasal epithelium. Eyes and ears are present, but ये दो well developed है, बाकी सब सिर्फ नार्व एंडिंग से इतना डेवलप्ड नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देख पाते हैं कि टेस्टिस येलो कलर का होता है और वो किसके साथ लगा है, टू द किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे हम कहते हैं मेसोर्कियम। टेस्टिस जो है वो किडनी के साथ अटैच्ड है विद द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज मेसोर्कियम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवेरी है और किडनी है वो अलग अलग है, ऑल्दो नियर बाय है लेकिन कोई इसमें कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लीज गो थ्रू बीडर्स कैनल। बीडर्स कैनल जो है वो किडनी के अंदर होता है एंड इट रिसीव्स द वास इफरेंस फ्रॉम द टेस्टिस। नाउ द फाइनल स्लाइड, ये पार्ट स्टार्टिंग में है नए एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो हम देख पाते हैं टिश्यू को, ऑर्गन सिस्टम को, इट इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। किस तरीके का क्वेश्चन आया था, मिलियंस के जगह ट्रिलियंस लिख के रख दिया, बाकी पूरा लाइन सिमिलर है। एंड यहीं पे हम लोग जब टेस्ट दे रहे होते हैं या फिर एग्जाम के दौरान हम लोग इतना गौर नहीं कर पाते और इसमें हम लोग चूक जाते हैं। ठीक है, द लास्ट वन, ये सब जो कॉम्प्लेक्सिटी हम देख पा रहे हैं ना,
ये कंप्लेक्सिटी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज द डिसर्नेबल ट्रेंड? डिसर्नेबल मतलब विच वन इज द एविडेंट. डिसर्नेबल का मतलब होता है विच इज एविडेंट, विच इज नोटिसेबल. तो नोटिसेबल जो ट्रेंड है वो है इवोल्यूशनरी ट्रेंड. पॉरीफेरा के बाद आता है सिलेंटरेटा. पॉरीफेरा इज सेलुलर, सिलेंटरेटा इज टिश्यू, टिनोफोरा इज टिश्यू, प्लेटीहेलमिन्थ इज ऑर्गन, देन ऑनवर्ड्स इट इज ऑर्गन सिस्टम. सो वो चीज क्या इंडिकेशन कर रहा है? इट इज इंडिकेटिंग द evolutionary trend. And with this I end my session here. Hope you have understood, you have revised. ठीक है? And we will start another session, ठीक है, with Mayurakshi ma'am in the 7th of this month. So till then, bye bye and